हेलो स्टूडेंट्स, 10th साइंस में देखिए पिछली वीडियो में आपको ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करवा दिया था मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये करता है सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर इज इक्वल टू कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो आगे नेक्स्ट देखिए ये एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। Which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? आयरन फ्राइंग पैन होता है लोहे का फ्राइंग पैन, आप जानते ही हैं, जो किचन में होता है, जो सब्जी वगैरह बनाने का काम आता है, फ्राई करने के काम आता है। तो लोहे का कोई फ्राइंग पैन है, उसको रस्टिंग यानी रस्टिंग होता है जंग लगना। जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो अप्लाइंग ग्रीस अप्लाई करना। इन चारों में से एक आंसर देना है। अप्लाइंग पेंट, ग्रीस लगाएंगे या पेंट लगाएंगे या जिंक की परत चढ़ाएंगे। तो देखो ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। वैसे तो लोहे को जंग से बचाने के लिए ऑल द अबव आना चाहिए। ग्रीस लगाने से भी लोहे को जंग नहीं लगता, पेंट करने से भी नहीं लगता, और जिंक की परत चढ़ाने से भी लोहे पर जंग नहीं लगता। वैसे तो ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये है फ्राइंग पैन। आम अगर लोहा होता तो फिर तो ऑल ऑफ द अबव ठीक था, लेकिन जो खाना पकाने का बर्तन है उस पे ग्रीस लगाएगा कोई? पेंट करेगा कोई खाना पकाने के बर्तन पे? गर्म होके वो पिघल जाएगा और वो पेट में जाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा, कैंसर जैसे रोग करेगा वो। तो उसके लिए यही सही है, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक। जिंक की परत चढ़ा सकते हैं उस पर। तो सी इसका आंसर है। आम अगर लोहा होता तो डी आंसर होता, लेकिन ये फ्राइंग पैन है, खाना पकाने का बर्तन है, इसलिए सी इसका सही आंसर है। तो ये इसने डिटेल दे रखी। डिटेल आप करना चाहें तो कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको बता ही दिया है कि डिटेल में इसकी क्या है। इसमें तो ये मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिटेल लिखनी पड़ेगी। 1 नंबर का आता है तो सीधा आंसर लिखना पड़ेगा। वैसे ये 1 नंबर के लायक ही है क्वेश्चन, 3 नंबर के लायक नहीं है, तो आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो कोई एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने से ऐसा कंपाउंड निकलता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, और ये कंपाउंड वाटर में भी सॉल्युबल है, यानी पानी में भी घुलता है ये। तो वो एलिमेंट कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम पानी के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और वो पानी में भी घुलता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो सफ़ेदी हम लाते खरीद के बाज़ार से, वही होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका ये आंसर सही, सीधा डायरेक्ट आंसर ही लिख देना, इसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। फूड कैन्स होते हैं जिनमें हम खाना पैक करते हैं, तो उन पे टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि जिंक है जो ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से। तो अगर जिंक की परत चढ़ा दी तो ये जिंक खाने के साथ रिएक्शन करके टॉक्सिक मटेरियल्स बनाएगा, जहरीले पदार्थ बनाएगा, इसलिए टिन की परत चढ़ाई जाती, क्योंकि टिन इस प्रकार से रिएक्शन नहीं करता। तो इसकी आप डिटेल भी कर सकते हैं। ये वीडियो को पॉज करके इसको लिखना भी आपने रजिस्टर में, इनका भी आंसर लिखना है, इसका भी और इसका भी। नेक्स्ट देखो, यू आर गिवन ए हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर एंड ए स्विच। हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको दिया गया एक हथौड़ा, हैमर हथौड़ा होता है, बैटरी दी गई है, बल्ब, तार और स्विच दिया गया है, तो और मेटल नॉन मेटल के सैंपल दे रखे हैं। तो किस प्रकार से पता लगाओगे कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है?
तो इसका आंसर पहले वीडियो में ही दिया था इस चैप्टर की, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हैमर यानी हथौड़े का यूज़ करके हम देखेंगे, हथौड़ा मारेंगे, अगर एकदम से टूट जाए तो नॉन मेटल है, अगर वो एकदम से नहीं टूटता वो मेटल है। एकदम से टूट जाए तो वो नॉन मेटल है, एकदम से नहीं टूटता वो मेटल है, क्योंकि मेटल जो होते हैं मैलिएबल होते हैं। आगे देखो, और ये बैटरी, तार और बल्ब स्विच का यूज़ करके हम करंट पास करेंगे बैटरी से। तो अगर बल्ब जल जाता है, तो वो मेटल है, और बल्ब नहीं जलता है तो वो नॉन मेटल है, क्योंकि नॉन मेटल्स में से करंट पास नहीं करता। ग्रेफाइट को छोड़, ग्रेफाइट में से तो कर जाता, बाकी नॉन मेटल्स में से करंट पास नहीं करता। तो ये भी आपने, इसका आंसर भी आपने इसमें से ही लिख लेना है वीडियो को पॉज करके। और साथ में ये डायग्राम भी बनाना है, ये सर्किट डायग्राम है। देखो बैटरी, एक तार इधर से, ये इधर स्विच हो गया और यहाँ सैंपल लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया। तो सैंपल से जब टच करेंगे तो अगर बल्ब ग्लो कर जाए तो इसका मतलब ये मेटल है, नहीं ग्लो करे तो इसका मतलब नॉन मेटल है। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्जाम में। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स वे होते हैं जो बेसिक और एसिडिक दोनों करैक्टर्स दिखाएं, तो उनको एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स कहते हैं। हिंदी में इनको कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, जिनमें अम्ल और क्षार दोनों के ही गुण पाए जाएं, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ZnOAl2O3। सिर्फ एग्जाम्पल्स तक ही आपने कर लेना है, आगे रिएक्शंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं तक लिख लो और याद भी कर लो। वीडियो को पॉज करके और फिर जूम करके इसको फेयर कॉपी में साफ साफ लिखना है। नेक्स्ट देखो, नेम 2 metals which will displace hydrogen from dilute acids and 2 metals which will not। 2 metals जिंक और आयरन, ये ऐसे हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ये एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, जबकि कॉपर और मरकरी ये नहीं निकालते। बस यही इसका आंसर है। जिंक का आपको लैब में भी करवाया हुआ है एग्जाम्पल, जैसे Zn प्लस H2SO4, तो ये SO4 जिंक के साथ लग जाएगा, ZnSO4 प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस निकाल दी। ऐसे लोहा Fe प्लस H2SO4, FeSO4 प्लस H2, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, in the electrolytic refining of metal M, what would you take as anode and cathode as and the electrolyte। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है मेटल की, तो आप एनोड होता है बैटरी का प्लस वाला पॉइंट, कैथोड होता है बैटरी का माइनस वाला पॉइंट, और इलेक्ट्रोलाइट दोनों के बीच में जो लेते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जो प्योर मेटल है उसको कैथोड पे लेते हैं, माइनस वाले पे, इम्प्योर मेटल को एनोड पे लेते हैं, प्लस वाले पे, और इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेते हैं जो मेटल का कोई साल्ट हो उसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पैचुला एंड हीटेड इट। प्रत्यूष ने कुछ सल्फर पाउडर लिया स्पैचुला में और उसको गर्म किया। He collected the gas evolved by inverting टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को उल्टी करके उसने जो गैस निकली सल्फर को गर्म करने से उसको टेस्ट ट्यूब में डाल लिया। तो व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस, तो गैस का क्या एक्शन होगा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, सूखे लिटमस पेपर पे। मॉइस्ट लिटमस पेपर, मॉइस्ट होता है नमी वाला, यानी पानी में भिगो हुए लिटमस पेपर पे क्या एक्शन होगा। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो इस प्रकार से ये स्पैचुला में लेके सल्फर पाउडर को गर्म किया
और ये गैस को यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। तो सल्फ़र को गर्म करने से जो गैस निकलेगी वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है। ये टॉक्सिक जहरीली गैस होती है, इसे बच के रहना पड़ता है लैब में, लेकिन ये थोड़ी सी मात्रा में बनाता है, इसलिए टेस्टिंग के लिए सिर्फ, इसलिए कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। तो देखो सल्फ़र S+O2 = SO2। तो सूखे लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूखी हुई अवस्था में कोई भी एसिड नहीं होता। एसिड तभी बनता है जब उसमें पानी मिक्स होगा। ड्राई एसिड काम नहीं करेगा या फिर गैस रूप में भी काम नहीं करेगा। तो उस गैस को मॉइस्ट यानी गीले लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो लिटमस पेपर पे जो पानी लगा होता है उस पानी के साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको पता है, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, सीधी सी बात है। एक बार और समझ लो, जो लिटमस पेपर पे पानी लगा होगा उसके साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, और सल्फ्यूरिक एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ये इसकी रिएक्शन है। SO2 + H2O = H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। और ये सल्फ्यूरस एसिड बाद में सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। H2SO4 तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड। तो ये फिर बाद में सल्फ्यूरिक एसिड भी बन जाता है। और यही प्रोसेस होती है एसिड रेन में। शुरुआत के 2-3 मिनट की जो बारिश होती है, 4-5 मिनट की, उसमें ये एसिड आता है बारिश में नीचे, क्योंकि आसमान में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस होती है पोल्यूशन के कारण। तो बारिश के पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरस एसिड बनाती है, और वो फिर सल्फ्यूरस एसिड नीचे आता है, उसको एसिड रेन कहते हैं। ये एक पोल्यूशन का एक टाइप है। इससे जो इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचता है। ताजमहल का रंग इसी के कारण काला होना शुरू हो गया था, इसलिए सरकार ने आगरा में जितनी फैक्ट्रीज हैं सबको बाहर कर दिया था शहर से। नेक्स्ट देखो, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान भी है और यूजेबल भी है, लाइफ में काम आने लायक क्वेश्चन है ये। स्टेट 2 ways टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए 2 तरीके बताओ। सबसे आसान और सस्ता तरीका है पेंट कर दो। लोहे की चीज़ों पे पेंट कर दो, इससे आसान और सस्ता नहीं मिलेगा कोई भी तरीका। तो ये है यूजिंग एनेमल। एनेमल पेंट ही होता है एक टाइप का। रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय पेंट और एनेबल। बसेस, कार्स, बसों पे, कार, स्कूटर, सबकी बॉडी पे आपने पेंट हुआ देखा होगा। जो महंगे वाला पेंट होता है उसको इनेमल कहते हैं। विंडोज़, ट्रेन्स, इन सब पे आपने देखा है। सेव्ड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग लेयर ऑफ इनेमल और पेंट ऑन द सरफेसेस। ये देखो एक तरीका है। ये तो चाहे इसको पहला इसको बाद में, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाय कोटिंग ऑयल, तेल या ग्रीस लगा के इस तरीके, लेकिन ये ज़्यादा कारगर नहीं है तरीका। सबसे बढ़िया तरीका है पेंट करके। तो तेल, अगर पेंट नहीं है तो तेल भी लगा सकते हैं। इफ ए लेयर ऑफ ऑयल और ग्रीस इज कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, देन देयर इज नो कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन with moist air, thus it prevents rusting of iron। तो ग्रीस लगा सकते हैं या तेल लगा सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या ये है कि अगर ये कपड़ों पे लग गया तो कपड़े ख़राब कर देगा तेल या ग्रीस। तो इससे भी वैसे जंग तो बच जाता है कुछ समय के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, लंबे समय के लिए नहीं, ये कारगर है तरीका। तो ये आपने लिखने भी है क्वेश्चंस जो आज करवाएं, और इनको याद भी करना है। लिखेंगे कैसे? वैसे तो आप ये गाइड खरीद लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो आपको लेनी पड़ेगी। और जिनके पास नहीं है तो
वे वीडियो को पॉज करके और फिर जूम करके भी लिख सकते हैं। तो आज इतना ही कर लो। ओके, थैंक्स।